न्यू टेस्ट सीट नंबर 41 से आपका ये फुट 60 तक चलेगा और ये सेशन थर्ड है। क्या है आपका ये सेशन थर्ड? सेशन थर्ड है आपका 41 से लेके 60 तक का मामला है। 6 to 8 9 10 11 12 सभी के लिए इंग्लिश का ये टेस्ट सीरीज, उसका डिस्कशन। आइए, आज आपको क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लिटरेचर के क्वेश्चंस ज़्यादा मिले होंगे, ग्रामर वो क्या है वो आपका थोड़ा सा कम रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आइए, यहाँ पे क्या बोला गया? अ कैरेक्टर हुज ट्रेट्स आर अपोजिट टू दैट ऑफ अनदर कैरेक्टर इन द सेम लिटरेरी पीस इज कॉल्ड। यानी लिटरेरी पीस की बात कर रहे हैं, यानी लिटरेचर में किसी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं और वो कैरेक्टर जो है उसका जो ट्रेट है, ट्रेट वर्ड का मीनिंग होता है प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज वर्ड का मीनिंग होता है लक्षण। ये कैसा होता है आपका? अपोजिट होगा टू दैट ऑफ अनदर कैरेक्टर, यानी एक कैरेक्टर दूसरे से डिफरेंट होगा। इन द सेम लिटरेरी पीस, सेम वर्क में ऐसे चीज को आप क्या बोलेंगे? जैसे आपने बोला गुड वर्सेस बैड, तो ये एक दूसरे का अपोजिट वर्ड है। अब कोई क्या, जैसे प्रोटैगोनिस्ट है एंटैगोनिस्ट है, हीरो है विलेन है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? तो वो आपका हो जाता है फॉइल। क्या हो जाता है? फॉइल। बॉम्बास्ट कहने का मतलब ये होता है, बॉम्बास्ट कहने का मतलब होता है हवा में बात करना, यानी आप कुछ कहते हैं टू से समथिंग इन अ पॉम्पस वे, टू से समथिंग इन अ पॉम्पस वे, यानी आप गलत तरीके से, यानी हवा में बात करते हैं। आप ऐसे बोल दिए ही इज द बेस्टेस्ट पर्सन, ही इज द बेस्टेस्ट पर्सन। अब आपको ये मालूम है ये बेस्टेस्ट जो आपने लिखा है तो गुड ऑलरेडी अपने आप में पॉजिटिव है, इसका कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। अब इसमें आपने क्या लगा दिया? बेस्ट। और इस सुपरलिटी का फिर से आप एक बार सुपरलिटी बना रहे और इसके साथ आप ईएसटी लगा रहे, यानी बढ़िया में से भी बहुत बढ़िया, है ना? तो बात को पॉम्पस वे में कहना, बढ़ा चढ़ा के कहना, वो आपका बॉम्बास्ट है। फार्स वर्ड का मीनिंग होता है क्या? कॉमेडी करना। फार्स का मतलब होता है ह्यूमर होना, यानी मौकरी, मजाकिया लहजे में कुछ कहना, यानी कॉमेडी, कॉमिक, COMEDY। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप यहां पर क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अ कैरेक्टर हुज ट्रेट्स आर अपोजिट टू दैट ऑफ द, वो तो फॉलो हो जाएगा। बाद बाकी फार्स आप जान गए, बॉम्बास्ट आप जान गए। करेक्ट ऑप्शन आपका हुआ ए फॉर आगरा। नंबर 2 की बात कीजिए। बोला गया जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग इज फ्रॉम शेक्सपियर्स, यानी ये कोट इस्तेमाल किया गया कि जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, या लव्स, यहां पर लवर्स होना चाहिए था, लवर्स मीटिंग इज फ्रॉम शेक्सपियर। या शेक्सपियर साहब के किस वर्क से ये लाइन लिया गया है? तो पहले है एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ट्वेल्थ नाइट। अब आइए यहां पर, ये जो आपका है एज यू लाइक इट, ये क्या है? ये शेक्सपियर साहब का पेस्टोरल कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी है। पेस्टोरल क्या होता है? पेस्टोरल वर्ड का मतलब होता है जहां पे बात सोशल हो, जहां पे बात स्पिरिचुअल हो और वहां पे हंसी मजाक की बात हो तो वो कॉमेडी हो गया। और मिड समर नाइट्स ड्रीम की बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है? एक कॉमेडी ही है, सिंपल कॉमेडी। और ट्वेल्थ नाइट की बात कर रहे, ये क्या है आपका? तो इसे आप बोलते हैं रोमांटिक कॉमेडी। इसे आप क्या बोलेंगे? रोमांटिक कॉमेडी। और ये तीनों वर्क किसके हैं? आपके विलियम शेक्सपियर साहब के हैं। अब यहां पर अगर बात की जाएगी तो एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और ट्वेल्थ नाइट, हम तीनों का पब्लिशिंग ईयर आपसे पूछ रहे हैं, आप हमें बता दें। ट्वेल्थ नाइट का भी पब्लिशिंग ईयर क्या होगा ये आप हमें बता दीजिए अगर आपको याद है तो। और मिड समर नाइट्स ड्रीम का पब्लिशिंग ईयर क्या है ये आप हमें बता दें। वैसे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग इज कहां से? ट्वेल्थ नाइट से, ट्वेल्थ नाइट से। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाना है? सी फॉर कैनेडा।
और शेक्सपियर साहब का जो वर्क है वहां पे एक्ट, सीन, ये सब भी पूछा जाता है। तो अगर एग्जैक्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो एक्ट सेकेंड और सीन थर्ड का ये मामला है, सीन थर्ड का ये मामला है। और उस लाइन में यहां पर ये लाइन इस्तेमाल किया गया है 12th नाइट में, और ये विलियम शेक्सपियर साहब का वर्क है। शेक्सपियर साहब के बारे में आप कई बार जान चुके हैं। अगर आप विलियम शेक्सपियर की बात कर रहे हैं तो ये आपके एलिजाबेथन, कई बार बोल चुका हूं मैं, एलिजाबेथन और जैकोवियन दोनों एज के राइटर हैं। और एलिजाबेथन और जैकोवियन की बात आप करेंगे तो एलिजाबेथन या जैकोवियन ये आपके रेनेशा एक लिटरेरी मूवमेंट है जो इटली से शुरू होता है, यूरोप और फिर फ्रांस और फिर यूरोप पहुंचता है। 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी को ये कवर करता है। इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैकोबियन एज की बात करते हैं तो आपके शेक्सपियर साहब का मोस्ट ट्रेजेडी आपके जैकोबियन एज में लिखा गया है। एलिजाबेथन एज की बात करेंगे तो एलिजाबेथन एज आपका 1558 to 1603 होता है, और जैकोबियन एज की बात करेंगे तो 1603 to 1625 होगा। ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। आंसर आपका हो गया सी फॉर कैनेडा, एज यू लाइक इट 1623। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एज यू लाइक इट 1623। अ मिड समर नाइट्स ड्रीम ये कब पब्लिश हुआ? 1595 में लिखा गया है, 1595 में लिखा गया है। 12th नाइट 1602, बहुत बढ़िया, है ना। और मिड समर नाइट्स ड्रीम ये कब पब्लिश हुआ है? तो ये भी आपको 23 में ही होगा, 1623। ये आपको ध्यान में रखना है। पब्लिशिंग ईयर, डेट, बर्थ का ईयर, टाइम टेबल याद रखना टफ है, बट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना होगा। फटाफट स्पीड में। नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है यहां पे, आइए। Who was the first English writer to receive the Nobel Prize? कौन से, पहले क्वेश्चन को समझिए, Who was the first English writer? पहले इंग्लिश राइटर कौन हुए? अब लिटरेचर के क्षेत्र में तो सबसे पहले 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया। सबसे पहले नोबेल प्राइज जो दिया गया वो 1901 से दिया गया। और 1901 में आपको नोबेल प्राइज किस राइटर को मिला था ये आप नाम बताएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ फर्स्ट नहीं है, पहले इंग्लिश राइटर कौन हुए जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया। तो अगर आप देखेंगे रूपर्ट ब्रुक, तो रूपर्ट ब्रुक को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, और रूपर्ट ब्रुक जो है इन्हें वॉर पोएट कहा जाता है ना। रूपर्ट ब्रुक को वॉर पोएट बोला जाता है, और इनका एक वर्क है द सोल्जर, ये आप जरूर याद रखें। और रूपर्ट ब्रुक का मिडिल नेम क्या है? रूपर्ट ब्रुक के मिडिल नेम की बात करेंगे तो रूपर्ट चॉनर ब्रुक, रूपर्ट चॉनर ब्रुक नाम है, और इन्हें वॉर पोएट बोला जाता है। और इनका एक वर्क है द सोल्जर, याद रखेंगे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिखा गया था। हाँ, सल्ली प्रूडहॉम, लेकिन वो आपके इंडियन राइटर नहीं है। जीबी शॉ की बात करेंगे तो जीबी शॉ जो है ये आपके आयरिश राइटर हैं, आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये आपके आयरिश राइटर हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला है कब? तो 1925 में, 1925 में। और रुडयार्ड किपलिंग की बात करेंगे तो इनका पूरा नाम है जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग। और ये पैदा जो हुए हैं, याद आपको रखना है, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। यानी जब ये पैदा हुए तो इंडिया में पैदा हुए थे, और इंडिया उस समय गुलाम था अंग्रेजों का, इसे ब्रिटिश इंडिया बोला गया। और कहां पैदा हुए? तो भाई महाराष्ट्र में मालाबार हिल है एक जगह, मालाबार हिल है। कहां पर? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, वहां पैदा हुए। और इन्हें नोबेल प्राइज जो मिला है 1907 में। और ये आपके क्या हैं? तो ये आपके हैं ब्रिटिश राइटर, इंग्लिश राइटर। और क्वेश्चन में सवाल क्या, क्वेश्चन क्या है आपका? हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर, फर्स्ट ब्रिटिश राइटर, है ना, टू रिसीव द नोबेल प्राइज? तो भैया रुडयार्ड किपलिंग का नाम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अगर नोबेल प्राइज की बात करेंगे
तो नोबेल प्राइज आपका स्टार्ट हो गया था 1901 में ही, और हमने सीक्वेंस में बता रखा है, इसीलिए आपको नाम सभी का याद होना चाहिए। और नोबेल प्राइज आपको 1901 से ही अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जा रहा है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जा रहा है, यह आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, लाजवाब। अब आइए बंधु इधर बात करते हैं। फ्रॉम होम द वेस्ट इनहेरिटेड इट्स इंटेलेक्चुअल लैक्सिकॉन। क्वेश्चन को समझना है। फ्रॉम होम किससे, फ्रॉम होम किससे, द वेस्ट इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब होता है कुछ प्राप्त करना विरासत में, इट्स इंटेलेक्चुअल लैक्सिकॉन, और लैक्सिकॉन का मतलब होता है वर्ड, यानी कि शब्द को जानना, शब्द को पहचानना। तो ये जो थ्योरी है किससे लिया गया था, द वेस्ट यानी पश्चिम देशों के लोग इनहेरिट किए थे इंटेलेक्चुअल लैक्सिकॉन, किस इंसान से, लॉन्गिनस से, अलेक्जेंडर द ग्रेट से, एरिस्टोटल से। आपको मालूम होना चाहिए लॉन्गिनस भी एक फिलोसफर हुए, इनका पूरा नाम है कैसियस लॉन्गिनस, कैसियस लॉन्गिनस। और कैसियस लॉन्गिनस की बात करेंगे तो ये आपको सेकेंड नहीं, थर्ड सेंचुरी में मिलते हैं, थर्ड सेंचुरी में आपको मिलेंगे, 200 कुछ के आसपास। और ये आपके थर्ड सेंचुरी में जो आपसे मिलते हैं तो ये एडी का मामला है, एनो डोमिनी का मामला है, यानी आफ्टर क्राइस्ट का मामला है। और यहां पे अगर एरिस्टोटल की बात करेंगे तो एरिस्टोटल साहब आपको मिलते हैं बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट में। और एरिस्टोटल साहब बहुत बड़े फिलोसफर हुए, क्या हुए ये, फिलोसफर हुए, क्लियर। और इनके बारे में कई बार बात कर चुके हैं। 384 में ये पैदा होते हैं, 322 बीसी में इनकी डेथ होती है। किस प्लेस पे, जितना आप पढ़े हैं बार बार प्रैक्टिस करें, एस्टेजिरा, एस्टेजिरा। यहां पर अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करेंगे, या इसी को बोला जाता है अलेक्जेंडर द मैसिडोन, मैसिडोना के जो किंग थे, अलेक्जेंडर द मैसिडोन, मैसिडोना बोलते हैं इसको। अब आइए, और इनका भी जिक्र जो है वो बीसी में ही होता है, बिफोर क्राइस्ट में। अब बोला गया फ्रॉम होम किससे, द वेस्ट इनहेरिटेड, पश्चिम देश के लोग कुछ प्राप्त किए, इनका इंटेलेक्चुअल लैक्सिकॉन, बोलने का, ज्ञान का, शब्दों का, हर एक चीज का, इनके इंटेलेक्चुअलिटी को ग्रहण किया गया। भैया किन का, लॉन्गिनस का, या अलेक्जेंडर द ग्रेट का, या एरिस्टोटल का, तो भैया एरिस्टोटल का, ये जवाब होना चाहिए। ठीक है मामला। आइए यहां नंबर 5, ये हो गया ना, हाँ। विच अमेरिकन पोएट इज नॉन एज द फादर ऑफ फ्री वर्स। कौन से अमेरिकन पोएट हुए, कहां के भैया, अमेरिकन पोएट, जिनको बोला गया फादर ऑफ फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स। तो किसे बोला गया है, रीता डॉब को, ई कमिंस को, सिल्विया प्लैथ को, इनमें से किसी को नहीं बोला गया फादर ऑफ फ्री वर्स। तो आंसर क्या हो जाना है, ई हो जाना है। अब फादर ऑफ फ्री वर्स है कौन, तो ये है आपके वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन, ये आपके हैं फादर ऑफ फ्री वर्स, ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। वॉल्ट विटमैन की बात करेंगे तो ग्रेटेस्ट राइटर हुए कहां के, अमेरिका के, 1809 से 1892। और जब ये हुए थे उसी टाइम पे एक लिटरेरी मूवमेंट आया था अमेरिका में, और उस लिटरेरी मूवमेंट के बारे में हम आपको बता चुके हैं। उस लिटरेरी मूवमेंट का नाम है ट्रांसीडेंटलिज्म, ट्रांसीडेंटलिज्म। तो ट्रांसीडेंटलिज्म के बारे में जरूर आप लोग पढ़िए, यहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये ट्रांसीडेंटलिज्म जो है ये 1820s और 1830s में देखने को मिलता है ना। वॉल्ट विटमैन एक एलिजी लिखे थे, किसके डेथ पे लिखे थे ये आपको बताना है ना। चलिए, रीता डॉब का नाम लेंगे तो रीता डॉब जो है ये अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं, अभी जीवित हैं, अलाइव हैं, क्लियर है मामला। और इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला, इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला।
और पुलित्जर प्राप्त करने वाली ये सेकेंड अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। सेकेंड, अगर आप पहले का नाम जानते हैं तो बता दीजिए। अफ्रीकन और अमेरिकन राइटर हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अगर बात करेंगे, इन्हें पोएट लॉरेट ऑफ वर्जीनिया भी बनाया गया था। पोएट, अब ये क्या होता है एक बार आप चेक करेंगे गूगल पे। पोएट लॉरेट ऑफ वर्जीनिया, वर्जीनिया अमेरिका में एक जगह है। कब से कब तक? 2002 से 2004, 2002 2004। इन्हें जो पुलित्जर प्राइज मिला था, ये कब मिला था? तो 1987 में। 1987 में किनको? रीता डॉब को। अफ्रीकन अमेरिकन राइटर हैं। सिल्विया प्लैथ जो हैं, इनके बारे में कई बार आप जान चुके हैं। सिल्विया प्लैथ, इनका एक पोएम है जो काफी फेमस है। कौन सा? द पीजेंट। द पीजेंट। ये अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन ये शादी किससे की है? ये शादी की है एक ब्रिटिश राइटर से। ई कमिंग्स की बात करेंगे, इनका पूरा नाम क्या है? एडवर्ड स्टलीन। एडवर्ड स्टलीन कमिंग्स। एडवर्ड स्टलीन कमिंग्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाना है आपका? तो आपका हो गया ई, क्योंकि पूछा गया फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, तो वो आपके हैं वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन। हमने बोला कि वॉल्ट विटमैन एलिजी लिखे, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ध्यान रखेंगे, ओ कैप्टन माय कैप्टन। किनकी डेथ पे? अब्राहम लिंकन के डेथ पे बोला गया। लिप्स ऑफ ग्रास, वेरी गुड। मास्टरपीस कलेक्शन ऑफ वॉल्ट विटमैन, इन हिज कलेक्शन मोस्ट फेमस पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन फॉर लिंकन साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लालू जी। चलिए, टेड ह्यूज से शादी की है, हाँ, और टेड ह्यूज जो है आपके ब्रिटिश राइटर हैं और पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हु रोट द बुक ऑफ स्नॉब्स? द बुक ऑफ स्नॉब्स जो है, इसके राइटर कौन है? और द बुक ऑफ स्नॉब्स के पब्लिशिंग ईयर का नाम आप अगर बता सकते हैं तो प्लीज बताइए, इसका पब्लिशिंग ईयर कब है? अब आइए, हु रोट द बुक ऑफ स्नॉब? विलियम मेकपीस ठाकरे, थॉमस हार्डी, एंथोनी ट्रॉलॉप। एंथोनी ट्रॉलॉप। अब यहां पर विलियम मेकपीस ठाकरे की बात करेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर, विलियम मेकपीस ठाकरे। और विलियम मेकपीस ठाकरे का जो नोटेबल वर्क है वो है वैनिटी फेयर। ये कई बार एग्जाम में देखने सुनने को मिला है, तो इसके बारे में जरूर पढ़ें। वैनिटी फेयर किन्होंने लिखा? विलियम मेकपीस ठाकरे ने। थॉमस हार्डी, ये भी आपके नॉवेलिस्ट हैं, बहुत बड़े वाले। और थॉमस हार्डी के 4-5 नॉवेल का नाम बताइए, बिकॉज एग्जाम में कई बार देखने को मिला, ये पूछा गया है। और एंथोनी ट्रॉलॉप, एंथोनी ट्रॉलॉप। चलिए, इनके वर्क्स के बारे में प्रीवियस सेशंस में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग मुझे बताइए इनके कुछ वर्क्स के बारे में, इन दोनों राइटर के वर्क्स के बारे में आपको बताना है। बताओ फटाफट, टकाटक। वैनिटी फेयर, अ नॉवेल विदाउट हीरो। टेस्ट ऑफ डी यूबिलवाइल्स, वेरी गुड, ये लिखे हैं थॉमस हार्डी। अ मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज, है ना, आपको सारे नाम बताने हैं यहां पे। हु रोट द पोएम एंडेमियन? एंडेमियन लिखने का काम किन्होंने किया? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जॉन किट्स ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। सबसे पहले एंडेमियन की बात करेंगे, तो एंडेमियन पोएम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले एंडेमियन जो है ये 1818 में पब्लिश हुआ। एंडेमियन जो लिखा गया, इसका सोर्स क्या था ये समझिए। इसका सोर्स था ग्रीक मिथोलॉजी। ग्रीक मिथोलॉजी, यानी जो इसके राइटर हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी से काफी इंस्पायर्ड थे और लिखने का काम कर रहे थे। एंडेमियन 1818 में लिखा गया। और आपका जो एंडेमियन है ये डेडिकेटेड है किसको? एंडेमियन किसको डेडिकेटेड है? तो डेडिकेटेड टू होम? तो डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। थॉमस चैटरटन। और थॉमस चैटरटन आपके एक राइटर हुए
जो बहुत कम समय में जिनकी डेथ हो गई। बहुत सारा सवाल बनता है एंडेमियन से। 1752 में ये पैदा हुए और 1770 में थॉमस चैटरटन की डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 17 एट द एज ऑफ 17। अब आपको ध्यान में ये रखना है। अब आइए आगे की बात करेंगे। एंडेमियन के बारे में आप ये जाने। अब एक चीज और, हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इसके राइटर नहीं है। सैमुअल टेलर कॉलरिज भी नहीं है। जॉन किट्स बिल्कुल है, इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं है। अब विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज दोनों रोमांटिक एज के फर्स्ट जनरेशन के राइटर हैं और इस दोनों को बोला जाता है लेक पोएट। लेक एक जगह है इंग्लैंड में और वहां जो भी राइटर पैदा हुए उन्हें क्या बोला गया? लेक पोएट बोला गया। अब आइए यहां विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करोगे, क्या क्या टाइटल दिया गया है इन्हें? कई बार हम इनके बारे में बता चुके हैं, आपको बताना है। उसके बाद जॉन किट्स को क्या क्या टाइटल मिला है ये आप कमेंट करके मुझे बताएं फटाफट, टकाटक। वेरी गुड गोपाल जी, ये इस पोएम की पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया प्रीति सर, सत्यम आनंद, धनंजय गुप्ता जी। अब आइए, तो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ को बोला गया लेक पोएट, नेचर पोएट, द पोएट ऑफ नेचर, द वर्शिपर ऑफ नेचर, द चाइल्डहुड पोएट बोला गया। अगर जॉन किट्स की बात करेंगे, इन्हें बोला गया ब्यूटी पोएट, प्योर पोएट, एस्थेटिक पोएट, द ग्रेटेस्ट ओड राइटर। द ग्रेटेस्ट ओड राइटर किन्हें बोला गया? जॉन किट्स को। द ग्रेटेस्ट ओड राइटर। और द ग्रेटेस्ट ओड राइटर की बात करेंगे तो ये आपके जॉन किट्स साहब हैं। अब यहां पर देखिए 1818 एक ईयर होता है जहां पे आपके जॉन किट्स बहुत सारे ओड्स लिखे, इसीलिए 1818 को बोला जाता है ओड ईयर। ओड ईयर, ये आपको ध्यान रखना है। एसटी कॉलरिज का पूरा नाम सैमुअल टेलर को लिखा ही है ना। और एसटी कॉलरिज के दो वर्क हैं जो काफी इनकम्प्लीट, जो इनकम्प्लीट है, काफी क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्क हैं। एक का नाम है कुबला खान, जो बहुत ही फेमस है, एग्जाम में देखने सुनने को मिलता है, कुबला खान। और दूसरे वर्क का नाम है क्रिस्टाबेल। कुबला खान और क्रिस्टाबेल, और ये आपके हैं इनकम्प्लीट वर्क, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनकम्प्लीट वर्क्स किसके? एसटी कॉलरिज के, एसटी कॉलरिज के, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नंबर 8 की बात करोगे, क्या होगा? विमेन इन व्हाइट इज द मोस्ट फेमस नॉवेल। अब ये विमेन इन व्हाइट किनके द्वारा लिखा गया है? अब विमेन नाम से ढेर सारे वर्क हैं। अब आइए सारे वर्क्स का नाम पहले लिखते हैं। एक वर्ड है आपका वर्क मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन। एक है आपका मैन एंड वुमन। एक है आपका प्ले आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन। एक है आपका द लीजेंड ऑफ, सॉरी मैन एंड सुपरमैन हो गया, हाँ, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन। इन सभी का राइटर, सभी के राइटर्स का नाम आपको बताना है। यहां पे विमेन इन व्हाइट, विमेन इन व्हाइट, इसके राइटर कौन? तो इसके राइटर हैं विलियम विल्की कॉलिंस, विलियम विल्की कॉलिंस, है ना। विमेन इन व्हाइट का मामला है। अब यहां पर क्या होगा? वर्जीनिया वुल्फ, डी.एच. लॉरेंस, विल्की कॉलिंस, तो बिल्कुल विल्की कॉलिंस का नाम यहां पर आएगा। टी.एच. लॉरेंस, ये भी आपके विक्टोरियन एज के ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट हुए, और सॉरी विक्टोरियन बोल रहा हूं, ये आपके मॉडर्न एज के राइटर हुए, विक्टोरियन बोल रहा हूं, ये आपके मॉडर्न एज के राइटर हैं, मॉडर्न एज के राइटर हैं। कौन? डी.एच. लॉरेंस। पूरा नाम क्या है इनका? डेविड
हर्बर्ट लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ये आप ध्यान में रखेंगे। इनकी एक नॉवेल है द रेनबो, द रेनबो, डी.एच. लॉरेंस साहब की। और द रेनबो हमें कई बार कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूज इसीलिए करता है कि द रेनबो एक पोयम भी है, और जब द रेनबो पोयम की बात होगी तो फिर इस पोयम के जो पोएट होंगे वो आपके होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब आइए यहां क्या होना चाहिए, वर्जीनिया वुल्फ बच गई। वर्जीनिया वुल्फ ये भी मॉडर्न एज की राइटर मानी जाएंगी। कहां लिखें इसको, वर्जीनिया वुल्फ, इनका पूरा नाम सबसे पहले बता दूं, एडलिन, एडलिन वर्जीनिया वुल्फ, या कई बार स्टीफेन भी आता है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को ये काफी आगे ले गई। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, लिटरेरी टर्म्स हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। अब आइए, सवाल ये था कि मैन एंड सुपरमैन कौन लिखे हैं, जवाब दिए हैं आप लोग। मैन एंड सुपरमैन आपके लिखे हैं जीबी शॉ। मैन एंड वुमन ये आपके हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग। आर्म्स एंड द मैन ये भी लिखने का काम जीबी शॉ ही किए, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिन्हें 1925 में नोबेल प्राइज मिला। और द लीजेंड ऑफ गुड विमेन ये लिखे हैं आपके जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर। ये आपको ध्यान में बंधु रखना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर यहां पे हुआ सी, बाद बाकी ये सब आप जाने, आंसर सी फॉर कनाडा। ये टेस्ट जो अभी आप डिस्कशन देख रहे हैं, ये सेशन थर्ड आपका स्टार्ट हो चुका है। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए सेशन थर्ड। आज आपका ये सेट नंबर है 41, और अगले 20 सेट्स यानी 60 तक ये आपका मामला चलेगा। और ये ऑनलाइन मोड में आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती इंग्लिश का मिलेगा 99 रुपीज में 20 सेट्स। और ये आप टेस्ट देंगे और उसके बाद डिस्कशन आपको इसी टाइम में 8:30 से पर डे मिलता है। आप डिस्कशन देखते हैं, इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। अब एंटोनी और क्लियोपाट्रा जो है ये एक प्ले का नाम है ना, और इसे लिखने का काम कौन किए, इसके राइटर कौन हैं, तो विलियम शेक्सपियर हैं। ये आराम से आप बता देंगे, विलियम शेक्सपियर नाम है। जॉन ड्राइडेन, क्रिस्टोफर मार्लो। अब आइए यहां पर बात कर लेते हैं। तो यहां पर दो लिटरेरी टर्म्स के पीरियड की बात करेंगे। एक तो रेनेसां हो गया और एक राइटर का नाम आया है जॉन ड्राइडेन। तो आइए देखते हैं। और एक रेनेसां के बाद जो आपका आता है लिटरेरी एज या लिटरेरी पीरियड के लिए कहिए, वो आपका न्यो क्लासिकल है। तो एक रेनेसां हो गया और एक आपका न्यो क्लासिकल हो गया। अगर रेनेसां की हम बात करते हैं तो ये 14th सेंचुरी यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद यानी एज ऑफ चौसर के बाद आता है, और ये चलता है आपका 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी में बात करेंगे तो कब तक, तो 1660 तक। और फिर 1660 के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, न्यो क्लासिकल। और 1668 से ये चलता है 1798 तक। आपको मालूम है रेनेसां की बात करेंगे तो आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है एलिजावेदन, और कल बताए थे एलिजावेदन एज, है ना। एलिजावेदन के बाद आप दूसरे की बात करते हैं जैकोबियन, जैकोबियन एज। फिर आप तीसरे की बात करते हैं जैकोबियन एज के बाद, तो वो आपका होता है कैरोलिन, कैरोलिन। और फिर आप कैरोलिन के बाद बात करेंगे कॉमनवेल्थ का मामला होगा। इसी का फिर अलग अलग नाम भी हम आपको बताए हैं, ये सब तो आपके माइंड में लॉक हो गया होगा आई थिंक। एलिजावेदन अगर आप बोलेंगे तो 1558 1603, जैकोबियन 1603 1625, कैरोलिन 1625 1649, कॉमनवेल्थ 1649 1660 का मामला है। और यहां पर आप
रेनेसा की बात करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टाइम टेबल है लिटरेचर के रिगार्डिंग। एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों बोला गया? प्रिंटिंग प्रेस है ना यहां पर हुआ, विलियम शेक्सपियर जैसे राइटर यहां पर हुए, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, सब इसी एज के राइटर हैं जो लिटरेचर को बहुत आगे ले जाने का काम किए, तो इसको गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोला गया। न्यू क्लासिकल को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक का नाम है रीएस्टोरेशन, एक का नाम है आपका ऑगस्टन एज, और एक का नाम है आपका ट्रांजिशनल पीरियड। रात को 12 से 1 में इसी YouTube चैनल पे आपका ये सब मामला चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, वहां आके जरूर सेशन में जुड़िए आप लोग। 12 से 1 प्लेटफॉर्म टीचर YouTube चैनल। रीएस्टोरेशन की बात करेंगे तो 1660 1700, ऑगस्टन की बात करेंगे 1700 1740, ट्रांजिशनल पीरियड की बात करोगे 1740 1798। हमने यहां पर न्यू क्लासिकल का जिक्र क्यों किया? क्योंकि सी ऑप्शन में हमें दिखे जॉन ड्राइडेन साहब, और जॉन ड्राइडेन रिएस्टोरेशन एज में है, और इस एज को बोला गया रिएस्टोरेशन को एज ऑफ ड्राइडेन। और जॉन ड्राइडेन की बात करेंगे तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म और फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बोला जाता है। किसको? जॉन ड्राइडेन को। और क्रिस्टोफर मार्लो की बात करेंगे तो क्रिस्टोफर मार्लो जो हैं ये आपके एलिजाबेथन एज के ही राइटर हैं। किस एज के? एलिजाबेथन। और जिस ईयर में आपके शेक्सपियर साहब पैदा हुए यानी 1564 में, इसी ईयर ये भी पैदा हुए, और इनकी डेथ हो जाती है 1593 में एट द एज ऑफ 29। ढेर सारे वर्क्स हैं इनके, सब आप पढ़ेंगे। आप इसी यूट्यूब चैनल पे, जो बच्चे नए हैं नहीं जानते हैं, 12 से 1 रात को क्लास चलता है बंधु यहाँ पे, और आप सभी को आना होता है, और वहां आप अच्छे तरीके से कल तक तो हमने एज वगैरह क्लियर कर दिया, आज आप बहुत कुछ नया सीखेंगे और बहुत अच्छा लगेगा। सभी को आना है 12 से 1 में इसी यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपसे? इन विच एरा वॉज द सिटी स्टेट और द पॉलिस इन्वेंटेड, है ना, यानी सिटी स्टेट का उद्भव, है ना, या ओरिजिनेट या इन्वेंशन या पॉलिस का इन्वेंशन किस एरा में हुआ? अब यहां पे है एंशिएंट, न्यू क्लासिकल और क्लासिकल। अब आइए यहां पे बात करते हैं। अगर आप एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो इसे बोला जाता है आर्केक, और आर्केक का मतलब होता है प्राचीन। आर्केक टाइम टेबल जो भी आपका है, क्लियर? और ये आपके आ जाता है बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। न्यू क्लासिकल आपको अभी जस्ट बताया, न्यू क्लासिकल आपका 1660 टू 1798 को कवर करता है। रेनेसा के बाद आता है, देखिए, रीएस्टोरेशन, ऑगस्टन, ट्रांजिशनल पीरियड, तो ये आपका है न्यू क्लासिकल का मामला। और क्लासिकल क्या होता है? तो क्लासिकल आपको देखने सुनने को मिलता है लगभग 1570 1620 इस एज में आपको देखने को मिलेगा क्लासिकल। उसके बाद आता है आपका क्या? न्यू क्लासिकल। ये आप ध्यान में रखेंगे, यानी जहां पर आप एलिजाबेथन वगैरह पढ़े ना, वहां पे और बहुत सारे नाम आप जानेंगे अब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैंने मोटा मोटी आपको पढ़ा रखा है, उसके बाद डिटेल में ये सब आप पढ़ेंगे। अब यहां पर सवाल है, इन विच एरा वॉज द सिटी स्टेट ऑफ द पॉलिस इन्वेंटेड, कब आविष्कार हुआ? तो आर्केक टाइम में, यानी एंशिएंट टाइम में। A4 आगरा आपका आंसर माना जाएगा, बी नहीं होगा बंधु, ए होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं भैया लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये काम तो आपका होना ही चाहिए। क्लासिकल एज में आर्ट एंड कल्चर, न्यू क्लासिकल एज में भी आर्ट एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 8, कूली इज अ नॉवेल रिटन बाय, कूली किनके द्वारा लिखा गया? तो ये एक इंडियन राइटर हुए, उन्हीं के द्वारा लिखा गया, मुल्कराज आनंद, राजा राव, खुशवंत सिंह। अब आइए, कूली जो लिखा गया है मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्कराज आनंद को क्या क्या टाइटल मिला है? तो सबसे पहले इन्हें इंडिया का चार्ल्स डिकेंस बोला जाता है, यानी चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया। चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? मुल्कराज आनंद को, क्योंकि ये भी गरीबी पे भर भर के लिखने का काम किए, चार्ल्स डिकेंस, और ये भी इंडियन पॉवर्टी के बारे में भर भर लिखने का काम किए। अब आइए यहां पे, मुल्कराज आनंद को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर।
फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर कौन? मुल्कराज आनंद। राजा राव भी, राजा राव हो गए, मुल्कराज आनंद हो गए, खुशवंत सिंह हुए, आर के नारायण हुए, ये सब कंटेम्प्रेरी है एक समय के। खुशवंत सिंह का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका वॉक है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पार्टीशन पे बेस्ड है, इंडिया और पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, उस समय कितनी भगदड़ मची, क्या मारपीट हुआ, क्या क्या है, हर एक चीज आपको मिलता है खुशवंत सिंह के वॉक में। और खुशवंत सिंह जो है पंजाब में पैदा हुए थे, और पंजाब में एक जगह है हदाली, लेकिन वो पंजाब अब पाकिस्तान में पाया जाता है, वहां पैदा हुए थे आपके। मुल्कराज आनंद कहां पैदा हुए थे? तो ये पैदा हुए थे, उस समय भारत और पाकिस्तान अलग नहीं था, पेशावर में पैदा हुए थे। ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। और राजा राव भी आपके इसी जमाने के राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। अभी आपका एक बैच चल रहा है धाकर बैच इंग्लिश लिटरेचर का, वहां पे आप इंडियन लिटरेचर ही पढ़ रहे हैं। राजा राव कांतापुरा, द कैट एंड द शेक्सपियर, गोपाल यादव जी। नेक्स्ट आइए यहां, ऑल द वर्ल्ड्स इज अ स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, दिस लाइन बिलोंग्स टू विच राइटर? अब ये लाइन कहां से लिया गया है ना? क्रिस्टोफर मार्लो से, जॉन कैनेडी से, विलियम शेक्सपियर से। तो ये आपका जो है वो लाइन, ये विलियम शेक्सपियर से। फिर मैं पूछूंगा शेक्सपियर साहब के किस वॉक से? शेक्सपियर साहब के किस वॉक से ये लाइन लिया गया है? चलिए नाम बताइए। अभी जस्ट आपने पढ़ा था क्रिस्टोफर मार्लो, तो आपके क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों आपके रेनेसां पीरियड में देखने सुनने को मिलते हैं, रेनेसां। और रेनेसां में जो एलिजाबेथन है, तो आपके शेक्सपियर साहब भी एलिजाबेथन में है, क्रिस्टोफर मार्लो भी एलिजाबेथन में है। और एलिजाबेथन एज बोलने का मतलब ये हुआ कि 1558 1603। जॉन कैनेडी, कैनेडी किनका नाम है? अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक अमेरिका में प्रेसिडेंट हुए है ना, कैनेडी। चलिए बंधु, किस वॉक का है? किस वॉक का है ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, हैमलेट नहीं होगा, एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक इट क्या है? अभी जस्ट पढ़ाए थे, एज यू लाइक इट। और एज यू लाइक इट के लाइक इट, इसके बारे में पूछा था पब्लिशिंग ईयर, आपको बताना है, आपने बताया। और एज यू लाइक इट क्या है आपका? पेस्टोरल कॉमेडी है, अभी जस्ट बताया। और पेस्टोरल कॉमेडी, पेस्टोरल वर्ड का मीनिंग होता है जहां पे स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस पर्पस पे बात की जाती है, सोशल पर्पस पे बात की जाएगी। करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैनेडा। 13 में आइए, बोला गया लॉरेंस यूस्डेन अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। अब यहां पर पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन है? चलिए आप सीक्वेंस में बता दीजिए जितना आप जानते हैं। पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड कौन? पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके कौन हुए? तो सबसे पहला नाम आपने किसका लिया था? जॉन ड्राइडेन साहब का, जॉन ड्राइडेन, है ना। और ये हम आपको कई बार बताए हैं, 1668 to 1688। अब आपको सीक्वेंस में और नाम बताने हैं। यहां बोला गया लॉरेंस यूस्डेन अपॉइंटेड द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, कब से कब तक ये बने? तो ये आपके पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड बने भैया 1780 में, और 1780 से 1730 तक। अब आइए यहां, तो कब बने? 1780 हो जाएगा। अब यहां पे हमने बोला जॉन ड्राइडेन के बाद कौन बने पोएट लॉरेट? तो आप बोल रहे हैं थॉमस सैडविल। थॉमस सैडविल के बाद कौन बने? ये सब आपको बताना है। और सैडविल के बाद एक और राइटर बने, उसके बाद आपके बने लॉरेंस यूस्डेन, है ना। ध्यान आपको रखना है, सबका नाम बताइए, सब मैं आपको प्रीवियस सेशन में पढ़ा चुका हूं। जोसेफ, अब तक आप ब्रिटिश पोएट लॉरेट को जान रहे थे, अब हमने आज से एक क्वेश्चन देना स्टार्ट किया है, पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका। पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका, अब आइए, कौन सा बैच नहीं पढ़ा रहे?
वो बैच इसलिए नहीं पढ़ा रहा, वो मंडे से कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि बीच में मुझे एब्सेंट हो जाना है, कल से क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, कोई सी टेस्ट वगैरह डिस्कशन मैं करके जाऊंगा, एब्सेंट इसीलिए मैं उस बैच को रोके हुआ हूं, मंडे से कंटिन्यू चलेगा। आइए, जोसेफ ऑसलैंडर अपॉइंटेड पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका। अब ये पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका कब हुए हैं ये आपको यहां पर बताना है, और ये फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका हैं, तो ये आपके हुए हैं 1937 से। तो आज से आपको जो लिटरेचर में क्वेश्चन मिलेगा, पोएट लॉरेट ऑफ अमेरिका के बारे में भी जानकारी आपको मिलेगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी तक आप मेरे साथ क्या पढ़ रहे थे यहां पे, लिटरेचर। आ जाओ बंधु, लिटरेचर, डरना तो आपको है नहीं। चलिए बताइए, 14 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के सही हुए। अब आ जाओ यहां, ध्यान दो। एक बैच आपका स्पेशल लिटरेचर का चल रहा है और वो है आपका धाकर बैच। कौन सा बैच? धाकर बैच, और बहुत ही जबरदस्त बैच है ये लिटरेचर का। और इस बैच में आपको अभी हम ब्रिटिश राइटर को कंप्लीट किए, इंडियन पढ़ा रहे, और इंडियन के बाद अमेरिकन राइटर को पढ़ाएंगे, और ये बैच आपके TRE 4 के एग्जाम तक वैलिड रहेगा। 499 में ये आपका बैच है। कहां पे? ऑनलाइन मोड में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और वहां पे आपको मिलता है ये धाकर बैच, DHAKAD सर्च करोगे ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो अभी टेस्ट का डिस्कशन आप देख रहे हैं, ये है सेशन 3rd। 41 सेट आज आपका है, 41 से आपका 60 तक चलेगा, और ये भी ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में आप टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन मोड में 99 रुपीज में, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे 20 सेट्स मिलता है, और उसके बाद डिस्कशन 8:30 से आपका पर डे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट, क्या है आपका? सिनोनिम होना चाहिए। यहां पर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15, हाँ यहां से, ये आपका सिनोनिम है, यानी पर्यायवाची शब्द है। इसके पहले क्या था आपका? लिटरेचर। अनफिंड, अनफिंड, इसका सिनोनिम आपको चाहिए। अब आइए, सबसे पहले UN लगा हुआ है आपका। अन किसी भी वर्ड के पहले आए, इसका मीनिंग क्या होता है आपका? नॉट होता है। फिंड की बात करेंगे, वर्ब के लास्ट में क्या लगा हुआ है? वर्ब का 3rd फॉर्म लगा हुआ है। और यहां पर है FEIN, फीन, और फीन का मतलब क्या होता है? प्रिटेंड, यानी कि बहाना। प्रिटेंड यानी कि बहाना, या फिर एक्सक्यूज देना, बहाना देना। तो अनफिंड यानी जो बहाना नहीं दे रहा है, जो सही बोलने का काम कर रहा है। तो अनफिंड का मतलब हो जाएगा जो ऑनेस्ट है, HONEST, जो आपका क्या है? ऑनेस्ट है। एस्क्रूप्यूलस, और एक वर्ड होता है आपका राइटस। डेली ये 3 वर्ड्स ऑनेस्टी के लिए मैं लिखता हूं, आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। यहां पे वर्ड आया है आपका सिंसियरली। सिंसियर का मतलब क्या होगा? जो इंसान हमेशा सिंसियर है, यानी कि केयरफुल है, सावधान है। अवेयर है, यानी अपने काम को लेके बहुत ही ऑनेस्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात आप करेंगे। इनसिंसियर, इनका मीनिंग क्या हो जाता है? नॉट, और सिंसियर का मतलब क्या हो जाएगा? अवेयर, यानी नॉट अवेयर, इसका मतलब है अनअवेयर, यानी जागरूक वो नहीं है। अनअवेयर यानी वो जागरूक नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। केयरलेस हो जाएगा, केयरलेस, या इसी को आप बोलेंगे इनअटेंटिव, इनअटेंटिव। अनट्रस्टवर्दी क्या है? तो अन का मीनिंग होता है आपका नॉट, अन का मीनिंग क्या होता है? नॉट, और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? भरोसा। अनट्रस्टवर्दी यानी जिस पे भरोसा आप नहीं कर सकते हैं, यानी जो डिसलॉयल है, वफादार नहीं है, डिसलॉयल है, डिसलॉयल है। और डिस किसी भी वर्ड के पहले आ जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट, और लॉयल का मीनिंग होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार, ईमानदार। अब आइए यहां पर बात करें, तो अनफिंड का सिनोनिम क्या हो जाना है? अनफिंड यानी जो बेईमान नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिंसियरली, ऑप्शन A4 आगरा आंसर माना जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आइए नंबर 16 की बात करेंगे। नंबर 16 में आपका वर्ड आया है परस्पिक्यूअस। अब OUS वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है,
और OUS की अगर आप बात करें तो किसी भी वर्ड के लास्ट में OUS अगर सफिक्स के तौर पे होगा, उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। परस्पिकुअस वर्ड का मीनिंग बहुत बेहतरीन वर्ड है। बेसिक मीनिंग इसका लिखिए तो इसका मीनिंग होता है ओबियस, यानी जिसको आप बोलते हैं स्पष्ट, या इसी को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी क्या होना? स्पष्ट होना। इसी को बोला जाएगा एपेरेंट, APPARANT, एपेरेंट। इसी को बोला जाता है एविडेंट, है ना? परस्पिक्यूअस, ध्यान आप रखेंगे, स्पष्ट होना, ओबियस होना। यहां पर आपका वर्ड आया है क्रुएल, तो क्रुएल वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है? टायरेंट। टायरेंट, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? डिक्टेटर, डिक्टेटर, ये आप ध्यान में रखेंगे। क्लेवर का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही चालाक टाइप का हो, कनिंग नेचर का हो, CUNNING, कनिंग मतलब होता है धूर्त, या श्रीउड, SHREWD। आइए नेक्स्ट, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट होना। क्लियर वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा? स्पष्ट होना, यानी हर एक चीज आपका क्या है? स्पष्ट है, क्लियर है, यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्या लिखोगे इसके लिए? ल्यूसिड, ल्यूसिड लिखा जा सकता है, विविड लिखा जा सकता है, समथिंग दैट इज वेरी क्लियर, जो स्पष्ट है। तो परस्पिकुअस वर्ड का सिनोनिम आपका क्या हो जाना है? वो आपका क्लियर ही होगा। C4 कनाडा की बात करेंगे, वेरी गुड। अब यहां पे एंटोनिम की बात कर रहे हैं। एंटोनिम में आपका वर्ड है ब्राइडल। ब्राइडल होता है जिसे आप बोलते हैं लगाम, जो घोड़े में लगा होता है, जिसको कंट्रोल किया जाता है। तो ब्राइडल का एक मीनिंग तो होता है जब आप टू कंट्रोल, कंट्रोल करने की बात करेंगे, और ब्राइडल आपका वर्ब भी होता है, ब्राइडल आपका नाउन भी होता है। तो एक तो हो गया टू कंट्रोल, और एक ब्राइडल वर्ड का मीनिंग जो हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा? ब्राइडल, कंट्रोल कर रहे, किसी को कमांड कर रहे। एक मीनिंग इसका निकल के आता है क्लोज भी, यानी बंद करना भी। ये भी सेंस आप रखेंगे। हैकल वर्ड का मतलब होता है जब आप मिसबिहेव करते हैं किसी से, मिसबिहेव, यानी आपका व्यवहार बुरा हो जाता है। मिस कंडक्ट, मिसबिहेव, मिसकंडक्ट। अब यहां पर डिस्वेड वर्ड है। डिस्वेड का एंटोनिम होता है परसुएड, और परसुएड वर्ड का मीनिंग होता है मनाना या फिर पटाना। तो परसुएड वर्ड का मतलब हो जाएगा पैम्परिंग करना, दुलार प्यार करना। और डिस्वेड का मतलब क्या हो जाता है? जब आपको नाराज किया जाए, डिस्करेज किया जाए, डिस्करेज किया जाए। और डिस का मीनिंग क्या होता है? नॉट, और करेज का मतलब क्या होता है? साहस, यानी कि डेयर। और वेंट का मतलब क्या होता है? होल, ओपन एरिया, होल या फिर ओपन एरिया, खुला जगह। अब वहां पे ब्राइडल वर्ड यानी बंद जगह का मामला, ये आपका सी हो जाना है एंटोनिम। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। C4 कनाडा। मैं आप सभी के कमेंट्स को देख रहा हूं, कोई भी डाउट हो सवाल कर लेना है आपको। आइए बंधु आगे बात करें। ट्रेडूश, ट्रेडूश वर्ड का मतलब भी होता है बुरे तरीके से बात करना, यानी टू टॉक इन अ रूड वे, टू टॉक इन अ रूड वे, यानी बहुत ही गंदे तरीके से किसी से जब आप बात करते हैं उसे बोला जाएगा। डिड्यूस का मतलब होता है किसी भी चीज को इन्फर करना, किसी भी चीज को रिफर, डिड्यूस इन्फर करना या रिसीव करना, या इसी को बोलते हैं इन्फर करना। और इन्फर तो मैंने लिख ही दिया है, रिसीव करना। लॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये LAUD लॉर्ड है, और यहां पर एक वर्ड और आ जाएगा APPLAUD, अपलॉड, यानी तारीफ करना। ADMIRE, एडमायर, तारीफ करना। और एक वर्ड आपका होता है कमेंड, COMMEND, कमेंड, तारीफ करना। प्री सपोज, प्री का मतलब होता है पहले। सपोज किस चीज को बतलाएगा? कंडीशन, यानी पहले से जब आपके माइंड में कुछ चल रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं प्री ऑक्यूपाइड, प्री OCCUPIED, यानी आपके माइंड में पहले से कुछ चल रहा है। प्री ऑक्यूपाइड यानी आप पहले से ही बहुत बिजी चल रहे हैं। अब आइए यहां,
तो ट्रेडूस वर्ड का एंटोनिम चाहिए, तो इसका मतलब होता है गलत तरीके से किसी से बात करना, और इसका मतलब होता है तारीफ करना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर माना जाएगा। पवन जी टेस्ट लग गया है, बहुत पहले लगा हुआ है, बच्चों का फिर भी कंप्लेन है क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन हमने खुद देखा है टेस्ट लगा हुआ है। अब आइए यहां 19 की बात कीजिए। हु रोट, सॉरी वन वर्ड आपका आ गया, द ट्रैक्स ऑफ रेलवे लाइन रन टुगेदर, रेलवे लाइन जो एक साथ चलने का काम कर रहा, एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस यानी दूरी एकदम समान है, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से, ओवर टेंस ऑफ माइल्स, इंटरसेक्टिंग, भैया इंटरसेक्ट तो ये होता है ना, इंटरसेक्ट क्रॉस करना, इंटरसेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट यानी क्रॉस करना, तो ये तो आपको होगा नहीं। अनएंडिंगली, अन का मतलब क्या होता है, नॉट, और एंड यानी जो समाप्त ना हो, यानी टर्मिनेट, जो क्या हो आपका कभी समाप्त ना हो, तो इसको बोलते हैं लगातार, और इसी के लिए वर्ड आता है इंसेसेंट, INCESSANC, INCSSANT, इंसेसेंट, इसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, यानी लगातार आप बने हुए हैं। पैरेलली, पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट यानी समान रूप से, इक्वल वे में। तो यहां पर बोला गया एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, किस कॉन्टेक्स्ट में, द ट्रैक्स ऑफ अ रेलवे लाइन रन टुगेदर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर ओवर टेंस ऑफ माइल्स, करेक्ट ऑप्शन C4 कनाडा, ये आपको ध्यान में रखना है। 28 क्वेश्चन क्या बोला गया कि द सिनाइल ओल्ड मैन लेट हिज सलाइबा रन ऑल ओवर हिज, सबसे पहले तो सिनाइल वर्ड आया है, सिनाइल वर्ड की बात करेंगे तो यहां पर SEN वर्ड है, और ये SEN बताता है ओल्ड एज्ड पीपल को, ओल्ड एज्ड पीपल जिनकी उम्र बढ़ी हुई है। अब इसीलिए सेन वर्ड से आपका वर्ड बनता है सीनियर, है ना, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये सेन से ही बना है, और सीनियर के साथ प्रेपोजिशन लगाएंगे आप टू, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ओल्ड मैन लेट हिज सलाइवा रन ऑल ओवर हिज वेस्ट, अब यहां पर बूढ़े लोग हैं, पान खा रहे हैं, दोनों साइड से निकल रहा है वो सलाइबा, उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो वो आपका क्या होगा, स्लोबर्ड, स्लबर्ड, स्लबर्ड, ये स्लोबर होता है, SLOBBER, जब दोनों साइड से सलाइबा निकलता रहे उसके लिए ये वर्ड है, ये दोनों कुछ भी नहीं होता। ऑप्शन A फॉर आगरा आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर है मामला। 21, और यहां पर ईडियम का मामला है, अब समझिए पूरे सेंटेंस को पढ़िए, किस किस टाइप का सेंस दे रहा है। द पेरेंट वॉज लेक्चरिंग द चाइल्ड, अब पेरेंट जो है वो लेक्चर देने का काम कर रहे हैं, किसको भैया, चाइल्ड को, किस चीज पे, डिसिप्लिन पे, और क्या बोल रहे, यू शुड टेक वन लुक एट, एक बार नजर दौड़ाओ, एट द चाइल्ड एंड अंडरस्टैंड दैट ही वॉज बीइंग बोर्ड टू डेथ, यानी जब पिताजी प्रवचन देने का काम करने का काम कर रहे तो बच्चा एकदम बोर बना बैठा, लगता है क्या चल रहा है, उबाऊ टाइप का, बोरिंग टाइप का, मजा नहीं आ रहा। द पेरेंट वॉज बोरिंग पर्सन, माता पिता बोरिंग होते हैं। अब यहां पर पेरेंट की बात कर रहे हैं, या तो मम्मी जी या फिर पिताजी। द चाइल्ड फाउंड द टॉपिक ऑफ डेथ वेरी बोरिंग, अब डेथ का टॉपिक ढूंढ रहा है बच्चा। द चाइल्ड फाउंड द फादर्स लेक्चर ऑन डिसिप्लिन वेरी बोरिंग, ये C4 कनाडा, ये आप ध्यान में रखेंगे। 22 में बोला गया कि मैनेजमेंट ट्राइड वेरी हार्ड टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स बट फैक्ट्स स्पोक लाउडर देन वर्ड्स। अब देखिए मैनेजमेंट जो है बहुत कोशिश की समझाने का, लेकिन फैक्ट क्या है कि आपका स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, फैक्ट्स, वही जो फैक्ट है वही आपका दौड़ेगा, या एक्शन जो है वो आपके बोलने से ज्यादा ताकतवर होता है ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन, क्या बोलते हैं आप, वर्ड्स, जो आप बोलते हैं जो आप करते हैं, तो करना इज मोर इंपॉर्टेंट। टू मैनी फैक्ट्स प्रेजेंटेड कंफ्यूज द ऑडियंस, बहुत सारे फैक्ट को जब आप प्रेजेंट करेंगे तो ऑडियंस कंफ्यूज होगी। द मैनेजमेंट स्पोक वेरी लिटल, और वेरी लिटल का मतलब होता है बहुत कम बोलना। एंड फेल्ड द शेयर होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑन देयर ऑन। सी में है द ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट डूइंग वेल एंड इट वाज प्रूवन बाय द फैक्ट्स दो द मैनेजमेंट केप्ट सेइंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन वाज डूइंग वेल। भाई साहब फैक्ट क्या है वो बोला गया, बी कैसे होगा, मैनेजमेंट ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत कोशिश की टू कन्विंस द शेयर होल्डर्स, कि शेयर होल्डर्स को समझा दिया जाए, बट यानी एडवर्सेटिव मामला है। फैक्ट्स स्पोक लाउडर देन वर्ड्स,
समझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन बट का इस्तेमाल है, इसका मतलब समझे नहीं होंगे, तो सच्चाई कुछ अलग होगी। वही बोला गया कि द ऑर्गेनाइजेशन वॉज नॉट डूइंग वेल, सही काम नहीं कर रही थी, एंड इट वॉज प्रूवन बाय द फैक्ट्स, और ये फैक्ट से ही पता चलता है। द मैनेजमेंट, यद्यपि मैनेजमेंट केप्ट सेइंग, लगातार कह रही है हम बढ़िया कर रहे हैं, हम बढ़िया कर रहे हैं, है ना, ही वॉज डूइंग वेल, बट वो बढ़िया कर नहीं रही, ये सवाल था। 23 की बंधु अगर हम बात करें तो 23 है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज with is either correctly spelled or misspelled. बकेट 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 क्या होना चाहिए? BOUQUET, बुके पढ़ते हैं, बकेट नहीं, बुके, बुके। और बुके क्या होता है आपका? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। क्या पढ़ोगे इसे? बुके, ना कि बकेट। मैंने भी अभी बोल दिया फ्लो फ्लो में। तो BOUQUET, BOQUET, अब यहां देखिए BOUQUET सेम आ गया भाई, और BOUQUET ये तो करेक्टली हो गया दोनों। अब यहां पर क्या बोला गया है? करेक्टली और मिस स्पेल्ड। यहां पर कोई एक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, या तो मिस स्पेल्ड कर देते या करेक्टली कर देते, तो उसके साथ जाते। तो यहां पर आप क्या आंसर करेंगे? कोई आंसर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों इंस्ट्रक्शन आपको दे रखा है। तो यहां तो इनकरेक्ट भी है और करेक्ट भी है, यहां पर इंस्ट्रक्शन ही आपका रॉन्ग है। इस क्वेश्चन को रहने देता हूं। आपको ये मालूम है ये स्पेलिंग करेक्ट है। सी में भी आपका यही मामला है, बी आपका रॉन्ग स्पेलिंग होगा, लेकिन आपका यहां बोला गया करेक्टली भी इनकरेक्टली भी, किसके साथ जाएंगे आप? 24 में आइए, 24 भी वही मामला है आपका। तो बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज ओनली वन वर्ड विच इज विद इज ईदर करेक्टली स्पेल्ड और मिस स्पेल्ड। अच्छा, एक मिनट, ओनली वन वर्ड, केवल एक वर्ड ऐसा है विच इज विद इज ईदर करेक्टली या मिस स्पेल्ड, या तो सही होगा या सिंगल एक वर्ड की बात कर रहे हैं, तो कौन सा? तो दोनों सेम है, तो अब इसके साथ बी ही जाना है। इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़िए, बात समझ में आएगी। यहां बोला गया इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज ओनली वन, केवल एक ऐसा वर्ड है विच इज विद इज ईदर करेक्टली और स्पेल्ड मिस स्पेल्ड। अब यहां पर मेस्ट्रो स्पेलिंग सही है, ऑलमाइटी स्पेलिंग सही है, एक वर्ड तो वहां पर अलॉटेड आपका डिफरेंस है, तो ALLOT होता है, अलॉट। ऑप्शन आपका क्या हो जाना है? A फॉर आगरा, यानी ऑप्शन ए। ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आगे बढ़िए। शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर्स, है ना। कीप अप विद का मतलब क्या होता है? कीप अप विद, शी ट्राइज वेरी हार्ड टू कीप अप विद हर रिच नेबर, वह हमेशा कीप अप विद करती है कि अपने पड़ोसी के कांटेक्ट में रहे। तो कीप अप विद का मतलब होता है टू कीप टच, है ना। और वहीं पे अगर कीप अवे बोल देंगे, कीप अवे बोला जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा मूव अवे, मतलब टू मेंटेन द डिस्टेंस, टू मेंटेन द डिस्टेंस यानी दूरी मेंटेन करना। तो ये आपको ध्यान में जरूर रखना है। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर माना जाएगा। अब आगे आइए बंधु, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपका क्या होना है? तो बोला गया विद द इलेक्शन ऑफ जेरेमी कॉर्बिन अ लॉन्ग टाइम सोशलिस्ट विद कमिटमेंट टू रिवर्सिंग सेंट्रिस्ट पॉलिसीज, द लेबर पार्टी इज इन द हैंड्स ऑफ द हार्ड लेफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स। यहां पर देखिए अ लॉन्ग टाइम यहां से दिया हुआ, ये ब्रैकेट में आपका होगा, और पॉलिसीज तक मामला आ रहा है, तो कहां है पॉलिसीज? यहां तक, और ये आपको देखना है सही है या गलत है। तो विद द इलेक्शन ऑफ जेरेमी कॉर्बिन अ लॉन्ग टाइम सोशलिस्ट विद कमिटमेंट टू रिवर्सिंग, टू के बाद V1 आता है ना भैया, V1 प्लस ING तो आपका आएगा नहीं, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब क्या जाएंगे? अ लॉन्ग टाइम सोशलिस्ट कमिटेड, अब यहां पर आप कमिटेड लिख रहे हैं, है ना, तो भैया कमिटेड वर्ब टू रिवर्सिंग, तो टू के बाद यहां पर रिवर्सिंग लिखा हुआ है, नहीं आएगा। अ लॉन्ग स्टैंडिंग,
लॉन्ग स्टैंडिंग का कोई सेंस यहां पे नहीं बनेगा। लॉन्ग टाइम सोशलिस्ट कमिटेड टू रिवर्सिंग, ये भी नहीं। अ लॉन्ग टाइम सोशलिस्ट, अब यहां पर हु रिलेटिव प्रोनाउन आया। अब रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेगा। कमिटेड, कमिट के साथ टू लगता है, रिवर्सल नाउन के तौर पे काम करेगा। और टू प्लस V1 भी जो हम बोलते हैं वो हमारा वर्बल नाउन इन्फिनिटिव होता है। तो रिवर्सल ऑफ सेंट्रिस्ट पॉलिसेज, करेक्ट ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन के लेंथ को देख के घबराने का नहीं है, क्लियर है ना। आपको मालूम होना चाहिए कहां पर क्या होना हो सकता है। तो रिवर्स आपका होता है वर्ब, टू प्लस V1 करते तब भी वो हमारा नाउन होता। डायरेक्ट नाउन का इस्तेमाल कर दिया, रिवर्सल वो आपका नाउन है। चलिए C4 कनाडा। 27 की अगर मैं बात करूं तो 27 है, दे अंडरस्टैंड दैट सम डैश ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इन द बिगिनिंग टू डैश इंजीनियस एस्पायरेंट। दे अंडरस्टैंड दैट, वो लोग समझते हैं, दैट सम डैश, सम एसेंशियल, सब इंपैरेटिव, सब डिफरेंशियल। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी है, इंपैरेटिव का मतलब नेसेसरी, और डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंशिएट से आया है। तो दे अंडरस्टैंड दैट सम डैश ट्रीटमेंट इज नेसेसरी, तो सम एसेंशियल ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इन द बिगिनिंग टू पुश इंजीनियस एस्पायरेंट। टू इंपैरेटिव, डिफरेंशिएट डेटर, डेटर का मतलब होता है आपका स्टॉप करना। ओबिएट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ओबिएट का मीनिंग भी होता है स्टॉप करना, क्या, हाँ, रोकना किसी को या हिंड्रेंस पैदा करना। तो यहां पर आपको क्या बोला गया है कि एसेंशियल है और इंजीनियस एस्पायरेंट, जो जीनियस है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और एस्पायरेंट को आप आगे ले जाने का काम करेंगे, पुश करने का काम करेंगे। तो ये दो वर्ड जो है हमें रोक रहा है, ये सेकंड ऑप्शन में होना नहीं चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर माना जाएगा, सी नहीं, ए। स्पॉटिंग एरर, द राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज। अब यहां पे राइस की बात कर रहे, तो ये राइस आपका मटेरियल नाउन है भाई, और मटेरियल नाउन के पहले इन जनरल आप किसी भी टाइप के आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, इन जनरल। तो आपने यहां पे द का इस्तेमाल कैसे किया, ये यहीं पे एरर है। फेवरेट फूड ऑफ द बंगालीज है ना। और बंगाली की बात करेंगे तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर एडजेक्टिव पहले आर्टिकल द लगता है, बिल्कुल सही है। अब यहां पे वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल यानी कि बैलेंस, यानी संतुलन में है वो चीज, ये आपने बोला यहां पर। एक्विट का मीनिंग ब्लेम करना, एक्विट का मीनिंग होता है फ्री करना, और ब्लेम का मीनिंग होता है आरोप लगाना। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए, यहां पर सिनोनिम सेंस में जा रहे हैं। बोल्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, कॉशियस का मतलब होता है जागरूक, है ना। तो जागरूक का कॉन्फिडेंस से कोई लेना देना नहीं है। और यहां पे एलिवेशन, एलिवेट यानी ऊपर उठते हैं, यानी हाइट, करेक्ट ऑप्शन सी, C4 कनाडा। नरेशन का मामला है, यहां पे नरेशन बोला गया, ही सेज ही इज अनवेल, ही सेज ही इज अनवेल। यहां पर आपका कंजंक्शन मिसिंग है, यहां पे दैट होना चाहिए। चलिए, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में है ये, और ही सेज प्रेजेंट में है, तो ये भी प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में। तो ही सेड तो चलेगा नहीं, बिकॉज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ये नहीं होगा। ही सेज, आई वॉज कभी नहीं, प्रेजेंट का मामला पास्ट के साथ नहीं होता। और ही सेज ही वॉज अनवेल, ये भी नहीं होगा। भैया कैसे हो सकता है, इधर इज है, करेक्ट ऑप्शन किधर गया भैया, नन ऑफ द। ये कैसे बोल रहे, यहां पर सेड नहीं दिख रहा है, ये कैसे होगा बंधु, होस्ट में रहने का। वॉइस की बात करेंगे, क्वेश्चन वॉइस का है, मिथुन बॉट। अब बॉट की बात कर रहे हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वॉज आएगा, वर आना है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है। अकार यस्टरडे, अकार वॉज बॉट बाय मिथुन यस्टरडे, यस्टरडे अकार वॉज, सही है मामला। यस्टरडे मिथुन बॉट अकार नहीं, एक्टिव से पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए एक्शन वर्ब। मिथुन कामा यस्टरडे बॉट, इसका कोई सेंस यहां पे बनेगा ही नहीं। ऑप्शन ए फॉर आगरा आपका आंसर माना जाएगा। भैया फ्लो में काम नहीं करना है, पूरे होशो और हवास में रहना है। अब यहां पर आपका मामला क्या आ गया, क्लोज टेस्ट का। आइए क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर लें, क्या होगा। तो क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का नियम क्या है, क्या बता चुका हूं, पूरे पैसेज को ईमानदारी से पढ़ने का। पूरे पैसेज को कैसे पढ़ेंगे, तानसेन संगीत समारोह, ये समारोह है हिंदी का, डैश एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ दिसंबर इन बेहट विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। ये पहला सेंटेंस था। इट इज अ 4-day म्यूजिकल एक्स्ट्रावैगेंजा, 4 दिन का संगीत का प्रोग्राम है। होली आ रहा है, जोगिरा सारा वाला मामला होगा।
आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, डैश हेयर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मैस्ट्रो तानसेन साहब को याद करने। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है पैसिव में, और प्रेजेंट की बात कर रहे, एट द टूम ऑफ तानसेन बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान काला, ये पूरा नाम है किन्हीं का। अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश टू डिलीवर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस, यहां बोला गया। अब आइए यहां, तानसेन संगीत समारोह डैश एवरी ईयर, है ना, तो एवरी ईयर जैसे ही बोले बंधु तो इसका मतलब है कि आप हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे, और हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। सुप्रिया बोल रही है ए, मन करता है गोली मार ही दें। सेलिब्रेट्स, अगर आप V5 की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो आपके एक्टिव फॉर्म में, ये सेलिब्रेशन खुद से होगा या सेलिब्रेट किया जाएगा, तो सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। होली इज सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेट होली, बट होली इज सेलिब्रेटेड बाय अस, है ना। तो यहां पर जो बात की जा रही है एक्टिव पैसिव पे भी ना ध्यान देना पड़ेगा बंधु, तो यहां पर इज सेलिब्रेटेड ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहां ध्यान है। और सेलिब्रेटेड का तो नहीं बनेगा क्योंकि V2 पास्ट में है, तो होना चाहिए इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ डिसंबर इन बेहट विलेज ऑफ ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। इट इज अ 4-day म्यूजिकल एक्स्ट्रावैगेंजा, आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डैश हेयर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मैस्ट्रो तानसेन। बोला गया आर्टिस्ट एंड म्यूजिक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉच गैदरिंग, अब प्रेजेंट में बात कर रहे हैं ना, अब आपका क्या होगा, विल गैदर नहीं, आते हैं, इकट्ठे होते हैं, हैबिचुअल एक्शन की बात कर रहे हैं, तो गैदर हेयर टू पे ट्रिब्यूट टू द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल मैस्ट्रो तानसेन। आगे बोला गया कि द इवेंट इज ऑर्गेनाइज किया जाता है एट द टूम ऑफ तानसेन बाय उस्ताद अलाउद्दीन खान काला, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया डैश टू डिलीवर vocal and instrumental performances, artists from all over India are invited, has been inviting, सबसे पहले तो has been inviting perfect continuous का यहाँ सेंस यहाँ पे नहीं बनेगा, इज इनवाइटिंग का मामला यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि आप आर्टिस्ट प्लुरल नाउन की बात कर रहे, यानी सभी को इनवाइट किया जाता है, आर इनवाइटेड टू डिलीवर वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस, ये यहां पर बोला गया, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। आगे आइए 35 में क्या बोला जा रहा है, तो 35 में बोल रहे ही डैश हिज हाउस 7 days ago। अब 7 days ago की बात करेंगे तो बंधु ये पास्ट का मामला हो जाएगा, और पास्ट के लिए यहां पे क्या चाहिए, V2 चाहिए। ही लेफ्ट, ही लीव, ही लिव्स, तो लीव है V1, लिव्स है V5, दोनों का इस्तेमाल प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। अब यहां पर लेफ्ट का मामला होगा तो वो आपका हो जाना है क्या, V2, क्या हो जाएगा, V2। करेक्ट ऑप्शन क्या, A4 आगरा, ध्यान आपको रखना है। अब यहां पे आपका क्या हो रहा है, तो यहां पे आपका है कॉम्प्रिहेंशन का मामला। आइए इसको पढ़ देते हैं एक बार, क्या है क्या नहीं है। तो बोला गया अ प्रिंसिपल फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप यानी फ्रेंडशिप का क्या सिद्धांत होना चाहिए, क्या फायदे हैं। फ्रांसिस बैकन एक राइटर हुए, रोट इन हिज टाइमलेस मेडिटेशन, यानी अनंत काल तक मेडिटेशन का मामला है ऑन द सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप लगातार काम करते हैं, इज द ईज एंड डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट, यानी ईज यानी कि आसान हो जाएगा आपके लिए, डिस्चार्ज ऑफ द फुलनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हार्ट यानी हृदय प्रफुल्लित होगा। विच पैशंस ऑफ ऑल काइंड्स डू कॉज एंड इंड्यूस, वो आपको इंस्पायर करेगा, इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा। फोर थोरो, फ्रेंडशिप वॉज वन ऑफ लाइफ्स ग्रेट रिवार्ड, दोस्ती जो है ये बहुत बड़ा सम्मान होता है, बहुत बड़ा अवार्ड है आपकी जिंदगी में। बट इन टुडेज कल्चरल लैंडस्केप, लेकिन आज की दुनिया की अगर बात करेंगे तो दोस्ती का क्या डेफिनेशन है, ऑफ मडल्ड रिलेशनशिप। मडल का मतलब कंफ्यूजन, साथ में आ रहे, 2 दिन के बाद जा रहे, फिर किसी और के पास, फिर किसी और के पास, है ना, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, वो विकास दिव्यकृति सर वाली लाइन। तो मडल्ड रिलेशनशिप स्कैटर्ड, डिवाइडेड है अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्टिंग, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहां पे लोग मिल रहे हैं फिर बिछड़ रहे हैं।
Connecting amidst constant debates about whether our Facebook friendship, बगल में दोस्त बैठा है उससे बात नहीं कर रहे, फेसबुक या दोस्त से बहुत बात कर रहे, आर मेकिंग अस मोर और लेस हैप्पी, जो हमें बहुत ज्यादा खुश कर देता है कभी और बहुत ज्यादा नाराज कर देता है कभी. इट पेज टू कंसिडर व्हाट फ्रेंडशिप एक्चुअली इज, तो हमें पता करना है कि दोस्ती होती क्या है. दैट इज प्रिसाइजली व्हाट कनी फिलॉसफी प्रोफेसर मैसिमो पिग्लियुसी एक्सप्लोर करते हैं इन आंसर ऑफ एरिस्टोटल. एरिस्टोटल साहब के कोट को कहते हैं हाउ साइंस एंड फिलॉसफी कैन लीड अस, कि साइंस और फिलॉसफी दोनों हमें कैसे लीड कर सकता है टू अ मोर मीनिंगफुल लाइफ. पब्लिक लाइब्रेरी विच ऑल्सो गेव अस दिस प्रोवोकेटिव, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, इंसाइट करना, अंदर से उकसाना. रीड ऑन द साइंस ऑफ व्हाट वी कॉल इंट्यूशन. इंट्यूशन का मतलब अंतर्मन की जो आवाज होती है. फिलोसफर्स एंड कॉग्निटिव साइंटिस्ट, जो फिलोसफर होते हैं दर्शन शास्त्री, और कॉग्निटिव साइंस यानी अंदर से जानना किसी भी चीज को समझना. दैट फ्रेंडशिप इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट, दोस्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यानी घटक है ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव को खुश कर रखने के लिए. बट बियॉन्ड द ड्राई एकेडमिक डेफिनेशन, लेकिन इन सभी चीजों से अगर बाहर जाएं, लाइक से वॉलेंट्री इंटरडिपेंडेंस, इंटर मतलब एक दूसरे पे निर्भर होना, बिटवीन टू पर्सन्स ओवर टाइम विच इज इंटेंडेड टू फैसिलिटेट सोशियो इमोशनल गोल्स. अगर दो इंसान साथ में है, एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के का ख्याल रखा जा रहा है, तो वो सोशियो इमोशनल गोल ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो दो लोग इवेंट है उसमें शामिल है या जो भी है. एंड मे इन्वॉल्व वेरिंग टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपेनियनशिप. इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, अफेक्शन मतलब प्रेम, एंड म्यूचुअल असिस्टेंट एक दूसरे के सहायक होना. लाइज अ बॉडी ऑफ कंपेलिंग रिसर्च दैट शेड्स लाइट ऑन हाउ प्रिसाइजली फ्रेंडशिप अगमेंट, अगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, हैप्पीनेस, दोस्ती जो है खुशी को बढ़ाता है. द वे फ्रेंडशिप इनहेंसेस वेलबींग, है ना, दोस्ती मतलब क्या, वेलबींग. इट टर्न्स आउट हैज नथिंग टू डू विद क्वांटिटी एंड एवरीथिंग टू डू विद क्वालिटी. वहां पे क्वांटिटी का मामला नहीं है, क्वालिटी का मामला होता है. रिसर्चर्स कंफर्म दैट इट इज नॉट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स, जरूरी नहीं आपके बहुत सारे दोस्त हैं, एक ही हो लेकिन कमाल के होने चाहिए. और इन द केस ऑफ फेसबुक और फ्रेंड्स, चाहे फेसबुक वाला मामला या जो भी है आपका, ये सब यहां बोला गया. नेम वन चेंज इफेक्टेड इन द प्रेजेंट सिचुएशन विच हैसल्ड, हैसल का मतलब अस्त व्यस्त कर देना, टू अ रीथिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंडशिप. यानी आप दोस्ती के पैमाने पे सोचने का काम करें. क्यों भैया, बैकोन एंड थॉरोज थ्योरीज आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू रीड, उन दोनों का थ्योरी नहीं है मार्केट में. द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, देयर इज मोर इंटरेस्ट इन द साइंस. क्या बोला गया है यहां पर, आंसर क्या होगा फटाफट बताइए. पहले आप बताएं फिर हम बताएंगे, ईमानदारी से आपको बताना है. बताओ बंधु फटाफट स्पीड में. 36 क्या हो जाएगा आंसर, ए कर रहे आप लोग. द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन, यहां पर दोस्ती का जो मामला है प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे. आप जो ये बोल रहे थे बैकोन एंड थोरोज थ्योरीज, इनका थ्योरी अब मार्केट में नहीं है, इनके बुक्स नहीं मिलते हैं मार्केट में. कैसे बोल रहे नो लॉन्गर अवेलेबल, यहाँ पे थ्योरी की बात कर रहे है ना. और बी में क्या बोला गया, द अराइवल ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सीन. तो ये जो सोशल मीडिया वाला मामला, इसका जो अराइवल हुआ है, इसका जो आगमन हुआ है, अब खाएंगे इसके बाद, है ना, उसके बारे में बात कर रहे, अराइवल के बारे में बात कर रहे हैं. आप लोग ए आंसर कैसे दे रहे हैं सारे लोग, ये तो बी होना चाहिए. ए आंसर क्यों दिया आपने, ये आप बताइए मेरे को. डायरेक्ट लिखा हुआ है कि बैकोन एंड थ्योरीज है ना, आर नो लॉन्गर, मतलब हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, ये ऐसा तो नहीं बोला गया है. ये कैसे होगा आंसर बताइए. फ्रेंडशिप लीड्स टू हैप्पीनेस, इज इट ट्रू, दोस्ती जो है हैप्पीनेस को बढ़ाता है, क्या ये सही है. यस, रिसर्चर्स हैव प्रूवन, रिसर्चर्स ने प्रूव किया है दैट फ्रेंडशिप डज लीड अ हैप्पीनेस. नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेंडशिप एंड हैप्पीनेस. फ्रेंड्स कैन नॉट मेक ईच अदर हैप्पी, बिल्कुल नहीं. ऑप्शन ए ही होगा आंसर, ये तो बहुत ही आसान है. डिड पिगलुगी सी बुक्स डिस्कस इंट्यूशन, इंट्यूशन के बारे में क्या बोलेंगे. नो, इट ओनली डिस्कस फ्रेंडशिप. इट एक्सप्लेन्ड साइंस एंड फिलॉसफी. इट डिस्कसेस एरिस्टोटल्स थ्योरी कंप्लीटिंग कंपटीशन. क्या होगा आंसर, यहां पे उन्होंने जो थ्योरी दिया ये किस चीज को लेके दिया, है ना. अब आइए एक बार पैसेज को देख ही ले, इधर था ये मामला. हाँ,
Professor Massimo Pigliucci explores in answer for Aristotle how science and philosophy can lead us to a more meaningful life, which also gave us the provocative read on the science of what we call intuition. Philosophers and cognitive scientists agree that friendship is an essential ingredient of human happiness. अब आइए यहां, क्या डिस्कस करता है? नॉट इन ओनली डिस्कस फ्रेंडशिप, ओनली वगैरह जिस भी ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर नहीं होगा. इट एक्सप्लेन्ड साइंस एंड फिलॉसफी, इट डिस्कसेस एरिस्टोटल्स थ्योरी कंपटीशन. क्या बोला गया यहां पर? सी, इज द क्वालिटी ऑफ फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट? क्या क्वालिटी जरूरी है दोस्ती में? नो. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स. ज्यादा दोस्त हो? नो. नंबर ऑफ कमेंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स इज इंपॉर्टेंट? नहीं, ये मैटर करेगा. CC4 कैनेडा. 40 में एज पर द फर्स्ट पैराग्राफ व्हाट आर द डिबेट्स अबाउट. एज पर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू. फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहां पर जो बोला गया कि पैराग्राफ आर द डिबेट्स किस चीज के बारे में? दे आर सेंटर्ड अराउंड वेदर आर फेसबुक फ्रेंड्स आर हेल्पिंग अस बिकम मोर और लेस हैप्पी. There are no debates around friendship. The quality of comments of social media is debatable. क्या होना चाहिए बंधु? फटाफट टकाटक बताइए. 40 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए. पहला पैराग्राफ है ना, आज पर द फर्स्ट पैराग्राफ. आओ एक बार देख ही लें. A principal fruit of friendship, Francis Bacon wrote in his life timeless meditation on the subject. Is the ease and discharge of the fullness of swellings of the heart, which passions of all kinds do cause and induce. For thorough friendship was one of the life's greatest reward. But in today's cultural landscape, muddled relationship scattered across various platforms for connecting amidst constant debates about whether our Facebook friendship are making us more or less happy, it pays to consider what friendship actually is. So they are centered around whether our Facebook friendship helping, मतलब कुल मिला के सोशल मीडिया के बारे में बात की जा रही है. करेक्ट ऑप्शन A4 आगरा. ठीक है बंधु, तो चलो